नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी पे आप सबका स्वागत है। देखिए, कल लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा की थी। हमारा यूनिट 3 स्टार्ट हुआ है, मॉड्यूल 3। यूनिट 3 कहीं जगह कहते हैं, कहीं मॉड्यूल 3 कहते हैं, तो आप उसको मॉड्यूल 3 समझ सकते हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात की थी, BH कर्व के बारे में बात की थी और ट्रांसफार्मर के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात की थी। हमने लास्ट टर्म पे यहीं तक बात की थी। अब हम उसके आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने आप लोगों से लास्ट टर्म पे जाते जाते पूछा भी था। क्या पूछा था? वो ये पूछा था कि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखे हैं, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम रखे हैं, तो ऐसा क्या कारण है, इसका रीज़न क्या है, इन सारी चीज़ों का रिलेवेंस क्या है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर के बारे में ये तो आपको पता चल गया था कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के केस में प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड आपस में पावर के मामले में इक्वल नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्राइमरी साइड की पावर और सेकेंडरी साइड की पावर में एक लॉस का कंटेंट भी ऐड हो जाता है। ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो पोर्शन है, ठीक है। लेकिन जब यही हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो हमारा किस्सा पूरा बदल जाएगा। तो ट्रांसफार्मर के बारे में जानने से पहले एक चीज ये जान लीजिए, ट्रांसफार्मर है जैसे आपका, और ये उसमें हमने वाइंडिंग कर रखी है। इसको हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स n से डिनोट करते हैं। इसको भी नंबर ऑफ टर्न्स n से डिनोट करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड में है, इसीलिए इसको n1 बोलेंगे, और ये नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी साइड में है, इसलिए इसको n2 बोलते हैं। ठीक है, जिधर की नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होती है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज उधर साइड ज्यादा है या कम है। ये कैसे होता है, इसका प्रूफ क्या है, इसके विषय में हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, इस डायग्राम को अच्छे से याद रखिएगा। एक चीज और देख लीजिए, इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। देखिए, हमने यहां से एक सप्लाई दी करंट की, यहां पर EMF प्रोड्यूस हुआ, यहां पर वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ। क्योंकि सर्किट क्लोज है तो यहां से करंट गई तो कैसे गई भाई? देखिए, आपकी करंट की सप्लाई है, ऐसे जा रही है और ये एरो के साइन में ऐसे घूमते हुए, इधर से घूम के ऐसे 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 और अगेन इधर से वापस आ जा रही है। ये है करंट की सप्लाई, ऐसे 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 अगेन इधर से वापस आ रही है। और राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से क्या होता है, तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये वाला। तो ये आपका जो है कोर में, ये आपके फ्लक्स का डायरेक्शन है। ये देखिए, बनाया है हमने ब्लैक से। क्यों ऐसा है? बाय द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो राइट हैंड थंब रूल ऐसे करिए, इसको देखिए, ये करंट ऐसे है, फ्लक्स का डायरेक्शन इधर की तरफ जाएगा। एकदम ये बात क्लियर है? ठीक, अगेन ये फ्लक्स टूटते हुए नीचे जाएगा। तो अब अगर ये फ्लक्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? इधर से, यानी इधर से करंट वापस आएगी। कैसे आएगी? इधर से घूमते हुए वापस आएगी, इधर से इधर से इधर से यूं वापस चली गई इसमें आराम से। ठीक है, ये आपके करंट की डायरेक्शन है। इस चीज को ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक चीज और होती है, एक छोटा सा टर्म होता है जिसके हम लोग परमेबिलिटी कहते हैं, परमेबिलिटी, और एक टर्म होता है रिलक्टेंस। आप इसके बारे में जानकारी रखते होंगे, नहीं भी रखते हैं तो बता देते हैं। परमेबिलिटी मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो किसी पाथ की परमेबिलिटी कितनी है, इसका मतलब क्या है, वो पाथ अपने अंदर से पास होने देता है या नहीं देता है, मतलब एक तरह का परमिशन। परमेबिलिटी मतलब परमिशन। अगर हमने कहा इस कोर की परमेबिलिटी अच्छी है, मतलब ये अपने अंदर से फ्लक्स लाइंस को पास होने देता है। जिसकी परमेबिलिटी जितनी ज्यादा अच्छी होती है वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, सबसे अच्छी परमेबिलिटी क्या हो सकती है कि वो सभी फ्लक्स लाइन को पास होने दे, पूरी तरह से सारी फ्लक्स लाइंस उसी में से पास हो जाए, तो वो क्या हो गया, इनफाइनाइट परमेबिलिटी। बट इनफाइनाइट जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो जो हम बात करने जा रहे हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की, तो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या होगा कि जो परमेबिलिटी होगी वो कोर की टेंस टू इनफाइनाइट होगी, मतलब इनफाइनाइट की तरफ होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी, क्योंकि इनफाइनाइट हो नहीं सकती। ठीक है, और रिलक्टेंस क्या होता है, जिस तरह से हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रेजिस्टेंस होता है, जो मतलब वही समझिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मैग्नेटिक, जो हम जब मैग्नेटिज्म में जाते हैं तो वही उसी का स्थान रिलक्टेंस ले लेता है।
रेजिस्टेंस क्या करता है, रजिस्ट करता है। रिलेक्टेंस भी क्या करता है, रजिस्ट ही करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रजिस्ट करता है। रिलेक्टेंस क्या करता है, फ्लक्स को रजिस्ट करता है। ठीक है, तो मतलब अगर किसी कोर का रिलेक्टेंस ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है, वो फ्लक्स को पास होने से रोक रहा है। आप इन चीजों का रिलेवेंस समझिएगा। परमेबिलिटी और रिलेक्टेंस दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसकी परमेबिलिटी अच्छी होगी उसका रिलेक्टेंस कम होगा, जिसकी रिलेक्टेंस अच्छा होगा उसका परमेबिलिटी कम होगी। इसके ऊपर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, देखिएगा इसको, हम इसको मिटा रहे हैं। आप इस समय यूनिवर्सिटी एकेडमिया से जुड़े हुए हैं और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ लेक्चर अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए इसे, ठीक है। और हाँ, कुछ भी करिए, कमेंट एटलीस्ट कुछ पूछिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में अच्छा कहिए, बुरा लगता है तो बुरा कहिए, जो भी हो, बट आप कमेंट करते रहिए। आपके कमेंट से हमें आप लोगों के जो फीडबैक होते हैं उसका आइडिया लगता है बस, और उसका कोई नीड नहीं है, ठीक है। बाकी जैसे आप लोग की इच्छा। अब हम बात कर रहे हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की, ठीक। आइडियल ट्रांसफार्मर, अगेन वही सेम चीजें होंगी इसमें। ये आपका कोर है, ये इसकी वाइंडिंग है, ठीक है। इस पे हमने सप्लाई दिया है इधर। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, चलिए मान लेते हैं हमने इसमें लोड लगा दिया, ठीक है। सप्लाई दिया तो यहां ईएमएफ होगी, ठीक है। यहां करंट होगा I1। अच्छा, इस फ्लक्स में क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां फ्लक्स जनरेट होगी। हम लोग को ये बात अच्छी तरह से पता है कि इनकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट की, ठीक। और फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, और ये फ्लक्स जो है आपके, ये किसमें, कोर में होते हुए यहां पहुंचेंगे। ये फ्लक्स की डायरेक्शन है आपकी। और करंट की डायरेक्शन आपकी क्या है, यहां से गई और यहां से वापस, इसे होते हुए इधर से वापस, ठीक। अब इधर देखिए फ्लक्स का क्या है, फ्लक्स नीचे की तरफ है, और तो कैसे करंट होगा, इधर की साइड होगा, यानी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ऐसे होते हुए इधर से इसमें से वापस, ठीक है। ये हो गया आपका I2, इधर हो गया आपका E2। इन सारी जगहों पे क्या क्या चीजें मैंने लिखी हुई हैं, एक बार हम इन सभी चीजों को मेंशन कर देते हैं। क्या क्या है ये, E1 क्या है आपका, प्राइमरी साइड ईएमएफ। I1 क्या है, करंट इन प्राइमरी साइड। I2 क्या है, करंट इन सेकेंडरी साइड। E2 क्या है, सेकेंडरी साइड ईएमएफ। एक बार जरा देख लें, सही दिख रहा है ना आप बोर्ड पे, ठीक है। चलिए,
और हमने क्या बोला था, इधर साइड के टर्न्स को क्या बोलते हैं, N1, और इधर साइड के टर्न्स को क्या बोलते हैं, N2। तो N1 क्या है आपका, टर्न्स ऑन प्राइमरी, और N2 क्या है, टर्न्स ऑन सेकेंडरी। N1 क्या है, टर्न्स ऑन प्राइमरी, N2 क्या है, टर्न्स ऑन सेकेंडरी। नंबर ऑफ टर्न्स इधर के, नंबर ऑफ टर्न्स उधर के, ठीक है। अब इधर देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। किसी भी ट्रांसफार्मर में हमें किन किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। ये ट्रांसफार्मर में इधर का ईएमएफ है, इधर की करंट है। आपने ये बात गौर नहीं किया, मैंने इधर वोल्टेज V1 नहीं बनाया, इधर वोल्टेज V2 नहीं बनाया। ये सोच भी रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे, पक्की बात है, ठीक है। इसलिए नहीं बनाया कि आइडियल केस में ईएमएफ और वोल्टेज दोनों एक ही चीज होती है, तो हम लोग ईएमएफ और वोल्टेज की जगह एक ही चीज लेके चलेंगे, ईएमएफ। और प्रैक्टिकल केस में ईएमएफ और वोल्टेज दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। और हमने आपको क्या बताया था कि ईएमएफ की वैल्यू वोल्टेज के इक्वल हो सकती है या वोल्टेज से ज्यादा हो सकती है। मतलब ईएमएफ अगर मान लो 220 वोल्ट है, यहां पे सप्लाई 220 वोल्ट की है, तो ईएमएफ 220 वोल्ट होगा। वोल्टेज माइट भी पॉसिबल कि 220 वोल्ट से कम हो, 216, 215 हो सकता है, 220 नहीं होगा। अगर 220 होगा तो बहुत अच्छा होगा, तो 220 हो जाएगा, उससे ऊपर नहीं हो सकता। तो यानी वोल्टेज जो है यहां जो अप्लाई होती है वो ईएमएफ के या तो बराबर हो सकती है या तो उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्योंकि आइडियल केस है, उसमें कोई लॉस नहीं होता, तो इसलिए हमारा V1 और E1 दोनों सेम है, इसलिए हमने सिर्फ E1 का यूज किया यहां पर। चाहो तो आप बना सकते हो, V1 बना दो, बट यहां पर E1 और V1 दोनों सेम है, ठीक है। अब देखिए इधर हमने क्या किया, ये क्या है, यहां पर करंट सप्लाई होती चली गई, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल इसमें फ्लक्स जनरेट हुआ, जिसका डायरेक्शन मेंशन किया गया है इस हिसाब से, ठीक है। फ्लक्स इसमें जनरेट हो गया, किसकी वजह से जनरेट हुआ, वोल्टेज की वजह से और करंट की वजह से, ठीक है। जब तक करंट नहीं होगी वो रिक्वायर्ड फ्लक्स जनरेट ही नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, आइडियल ट्रांसफार्मर में किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होता है, और जो हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता है उसमें कुछ लॉसेस होते हैं, ठीक है। जिनमें से एक लॉस हमारा क्या होता है, वो होता है लीकेज फ्लक्स। वो फ्लक्स जो कि लीक करता है। लीक करने का क्या मतलब, नाम से पता चलता है आपका। जैसे मान लो आपने पाइप में एक तरफ से सप्लाई दी और दूसरे एंड से आपको पानी चाहिए, इधर आपने सप्लाई दी तो जितना पानी इधर से छोड़ रहे हो उतना पानी अगर उधर मिल गया तब तो ये आइडियल पाइप है। बट अगर इसमें कहीं कहीं छेद हुए और दाएं बाएं कुछ पानी निकलता चला गया तो वो क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, ठीक। जैसे कि यहां पे जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है प्राइमरी में, पूरा का पूरा सेकेंडरी में अगर हमको मिल जाता है, जितना भी फ्लक्स यहां जनरेट हो रहा है पूरा का पूरा अगर सेकेंडरी में आ जाता है, तो मतलब ये क्या है, ये आइडियल केस है, यानी यहां कोई लीकेज फ्लक्स नहीं है। लेकिन यहां पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जो बाहर की तरफ दिख रहा है ना फ्लक्स, ये सब लीकेज फ्लक्स की संज्ञा में आते हैं, उसमें गिने जाते हैं, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर केस में लीकेज फ्लक्स नहीं होता है। अब क्योंकि हम लोग को फ्लक्स आप लोग ने यही इसी तरीके से पढ़ा है, तो हमको बताते समय ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। बट आप ये याद रखिएगा, जब हम आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे तो लीकेज फ्लक्स क्या होगा, आपका 0 होगा। आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर लीकेज फ्लक्स 0 होगा, ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की जो उसको मेन स्ट्रीम ट्रांसफार्मर या प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर से अलग करती हैं, वो चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी इसकी पहले मैंने एक टर्म यूज किया था, वो क्या था, परमेबिलिटी, P से डिनोट करते हैं इसको। और एक टर्म यूज किया था रिलेक्टेंस, R से डिनोट करते हैं, S से। कहीं कहीं पर इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। मोस्टली बुक्स में आई थिंक ये म्यू से डिनोट होता है, और कहीं कहीं पर रिलेक्टेंस को S से भी डिनोट करते हैं। तो आपको जैसे याद रखना वैसे याद रखिए, ये है परमियाबिलिटी और ये है रिलेक्टेंस, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला देखें, ये बोर्ड दिख रहा है वहां तक, हाँ दिख तो रहा है यार, सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है इसका फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला ये है, रिलेक्टेंस इक्वल्स टू L अपॉन, ये है फॉर्मूला, ये है आपका रिलेक्टेंस और ये है आपका परमेबिलिटी। और बाकी सारी चीजें क्या हैं, ये है L लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर,
इसको नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है बेटा। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है। एस क्या है आपका? रिलक्टेंस। म्यू क्या है आपका? परमेबिलिटी। परमेबिलिटी मतलब अगर स्कोर की परमेबिलिटी बहुत अच्छी मानी जाएगी तो क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट। बट इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हम ये कहते हैं कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर कोर शुड बी टेंस टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के करीब होना चाहिए। ठीक, इनफाइनाइट नहीं एग्जैक्ट हो सकता है, लिमिटिंग वैल्यू है, इनफाइनाइट के करीब होना चाहिए, टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर का जो कोर होता है म्यू, इट टेंस टू इनफाइनाइट। इसलिए देखो मैंने ये एरो का निशान लगाया है, ना कि इक्वल का लगाया है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। और जो आपका रिलक्टेंस होता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर का, तो ये क्या होना चाहिए? अगर एक वैल्यू इनफाइनाइट है तो गणित कहती है कि 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? 0। बट रिलक्टेंस 0 हो जाए तो मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कि रेजिस्टेंस अगर 0 हो जाए तो सुपर कंडक्टर हो गया ना। सुपर कंडक्टर तो होता ही नहीं है। ठीक है। सुपर कंडक्टर होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, जो टेम्परेचर स्वतंत्र अवस्था में संभव नहीं है। उस टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करके रखें। ठीक है। तो इसीलिए हम इस बात को यही बोलेंगे, जब दिस परमेबिलिटी टेंस टू इनफाइनाइट, तो हम क्या कहेंगे? रिलक्टेंस इज ऑल्सो टेंस टू 0, टेंस टू 0, नॉट इक्वल टू 0। बोथ आर द लिमिटिंग वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है। ये है परमेबिलिटी और रिलक्टेंस के बीच का फॉर्मूला। ये जब मैग्नेटिक मटेरियल वगैरह में आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर 8th में पढ़ा होगा, तो आई थिंक इसमें ये देखा होगा ये। ठीक है। तो ये आपका रिलेशन है, म्यू इज इक्वल टू म्यू टेंस टू इनफाइनाइट, एस टेंस टू 0। ठीक है। ये हो गया आपका। तो हमारे पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए ये सारी चीजें अगर आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी, तो हम इसको मिटा देते हैं। अगर आपको, हम जब इस टर्म का यूज करेंगे तो आप इसको वीडियो बैक करके देख सकते हैं। बट मेरा ख्याल ये है कि आप लोग जब भी कभी ये लेक्चर पढ़ा कीजिए तो एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और प्रॉपर वे में उसके नोट्स बनाते जाइए। ठीक है। जिससे कि क्या होगा, आपको जब रिविजन करना होगा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक। इस चीज का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि मोस्टली मतलब 99% चीजें आपको इसमें करा दी जाती हैं, हर चीज करा दी जाएगी। ठीक है। हो सकता है कुछ थ्योरी का पार्ट जो मैं वर्बली बोल नहीं पाता, वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो फुल पैकेज जो है आप लोगों का, वो पूरा 100% का होगा। ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो देखिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। हमारे आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट, म्यूज टेंस टू इनफाइनाइट। सेकेंड, एस टेंस टू 0, बोथ आर लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है। ये बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक चीज, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एसी में ही, फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, ये होता है। हम लोग जब एसी की स्टार्टिंग करते हैं तो एसी का जो इक्वेशन होती है ना, एसी करंट, एसी वोल्टेज, एसी फ्लक्स जो भी है, ठीक है, उसकी इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन होती है। और सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन होती क्या है? वो होती है y इज इक्वल टू वाई एम साइन ओमेगा टी। यहां पर वाई एम मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू जो भी है। अगर यहां फाई एम है तो मैक्सिमम फ्लक्स। ओमेगा क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी है 2 पाई एफ। टी क्या है? टाइम। ठीक है। और साइन का टर्म है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फाई इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी। और हमको यह भी पता है कि जो ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की बदौलत ही होगा, एन डी फाई बाई डी टी। ई इज इक्वल्स टू एन, हियर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। कितने नंबर ऑफ टर्न होते हैं? एंड डी फाई बाई डी टी। ठीक है। तो अगर हम यहां का फ्लक्स होगा तो यहां क्या होगा? प्राइमरी साइड का फाई 1 साइन ओमेगा 1 टी, साइन ओमेगा टी, सही ओमेगा 1 टी नहीं, सॉरी, क्योंकि ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। और हमने क्या बोला था कि ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की सेम रहती है। क्लियर है ना ये बात? ठीक है। चलिए, फाई 1 फाई एम साइन ओमेगा टी, और उस तरह से फाई 2 फाई एम, उसका भी आपका वही बनेगा, फाई एम साइन ओमेगा टी। अब एक चीज देखने वाली बात है, देखिए ईएमएफ जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ही प्रोड्यूस होगी।
पहली बात, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अगर हमको E1 निकालना है, E1, तो वो क्या होगा, d∅1 अपॉन dt। बात समझ में आ रही है, d∅1 अपॉन dt होगा E1 की वैल्यू। तो उसको हम क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो कर दो भैया डिफरेंशिएट, ठीक। और यहां पे n होना चाहिए, अगर प्राइमरी का n है तो n1 हो जाएगा, अगर सेकेंडरी का n है तो n2 हो जाएगा। तो E1 इज इक्वल्स टू होगा n1 φm साइन ओमेगा टी का क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, और उसका ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा इंटू φm कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत तो नहीं। सिमिलरली अगर हमसे E2 का पूछा जाए तो E2 का क्या होगा, n2 d∅2 अपॉन dt2। क्या हो जाएगा इसका, E2 इक्वल टू n2 ओमेगा इंटू φm कॉस ओमेगा टी, ठीक है। E1 की वैल्यू पता चल गई, E2 की वैल्यू पता चल गई। E1 पता चल गया, E1 मतलब प्राइमरी साइड के EMF, E2 मतलब सेकेंडरी साइड के EMF, ठीक है। जो कैपिटल E लिखा है यही है ये, चलो हम कैपिटल E कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। कैपिटल E कर देंगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो मालूम पड़ा कंफ्यूज हो गई, स्मॉल e क्या है, कैपिटल E क्या है, ठीक है। अब हमको निकालना है अगर टर्न्स रेशियो, तो ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, इक्वेशन नंबर 1 ये है, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2। ये है, ये क्या है, दिस इज टर्न्स रेशियो डिनोटेड बाय K। हम यहां K से डिनोट कर रहे हैं, आपकी बुक में किसी भी हो सकता है T से किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, T भी होता है K भी होता है, अपने ऊपर है। तो ये टर्न्स रेशियो जिसको हम लोग K से डिनोट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, टर्न्स रेशियो। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा हम पीछे हट जा रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। टर्न्स रेशियो का रोल क्या है, इसे समझिए, क्या फायदा होता है टर्न्स रेशियो से। देखिए क्या क्या वैल्यूज होती है आइडियल ट्रांसफॉर्म, ये सब आपको पता चल गया है। टर्न्स रेशियो, जिसका टर्न्स रेशियो ज्यादा होगा, यानी E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2। इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 देन क्या होगा, E1 इज ग्रेटर देन E2। इसका मतलब ये, यानी प्राइमरी साइड की वोल्टेज सेकेंडरी साइड की वोल्टेज ज्यादा है। इफ n2 इज ग्रेटर देन n1 देन E2 इज ग्रेटर देन E1। ये समझ में आया हमने क्यों नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर नीचे किए थे। अच्छा, ट्रांसफार्मर में मैंने एक चीज बताई थी कि ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, ट्रांसफार्मर में हम आइडियल की बात कर रहे हैं, पावर भी चेंज नहीं होगा।
E1 I1 इज इक्वल्स टू E2 I2 होगा, क्लियर एकदम। E1 I1 इज इक्वल्स टू E2 I2, ठीक है। यहाँ E1 और V1 दोनों सेम है, इसलिए E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2। तो फिर चेंज क्या होगा, और ट्रांसफार्मर फिर यूज क्यों कर रहे हैं? जब पावर हमको जो इनपुट में आ रही है वही आउटपुट में मिलेगी, फ्रीक्वेंसी वही मिलेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। इंडिया में है ही 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या करना है, एक चीज जान लो, छोटा सा नियम है। अगर किसी चीज को हमको दूर तक भेजना है, ठीक है, दूर तक भेजना है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए। जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा कम होती जाती है, उसमें जो करंट या वोल्टेज होता है ना, वो उतना ज्यादा हाई होता चला जाता है। मसलन 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे हमारा ट्रांसफार्मर काम कर रहा है, क्योंकि हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी एसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है, इसलिए हमको हर जगह पोल लगाने पड़ते हैं। लेकिन जब यही कम्युनिकेशन टावर्स की बात आ जाती है, तो वो कम वोल्टेज और कम करंट लेते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी 1500, 2300, 2500 हर्ट्ज होती है। कम्युनिकेशन में फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इसलिए वो फ्रीक्वेंसी दूर दूर टावर लगते हैं उनके। एक बार जगह एक एरिया में टावर लग गया, पूरे मोहल्ले का नेटवर्क आ रहा है उससे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज यहां नहीं होती इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, आपका जो इक्विपमेंट का साइज है वो छोटा होता चला जाएगा। इतनी छोटी चिप की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, और इतना बड़ा ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी नहीं, वो 50 हर्ट्ज होगी, ठीक है। एक जनरल इंफॉर्मेशन था, सोचा बात कर लेते हैं। तो भैया ये E1 N1 आ गया, सारी चीजें आ गई आपकी, ठीक है। ट्रांसफार्मर में पावर कंजर्व रहती है आइडियल ट्रांसफार्मर में। आइडियल ट्रांसफार्मर केस में क्या होता है कि अगर आपका V1 I1 है तो वो आपके V2 I2 के बराबर होगा। V1 I1 मतलब E1 I1 यानी, और इधर E2 I2। V1 इज इक्वल्स टू E1 और V2 इज इक्वल्स टू E2 इन आइडियल ट्रांसफार्मर। ये याद रखना, आइडियल ट्रांसफार्मर केस में ये चीज होती है। तो फिर हमारा चेंज क्या होता है, हमें जो चाहिए होता है ट्रांसफार्मर से, वो चाहिए होता है, सब कुछ वोल्टेज का खेल होता है। अगर एक तरफ हाई वोल्टेज आ रही है और हमें लो वोल्टेज चाहिए, तो बीच में ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है कि भैया मेन लाइन सप्लाई से मान लो बहुत ज्यादा 33 kV आ रहा है, ठीक है, हमें क्या है 220 212 में कन्वर्ट करना है उसको। तो उसको क्या होगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? ट्रांसफार्मर। लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करना है तो भी कौन करेगा? ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब ये बात सोचने वाली है कि अगर V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा होती है या फिर V1 की वैल्यू V2 से कम होती है, तो पावर कैसे कंजर्व रह सकती है? अगर हम इसको बढ़ा देंगे इससे, तो ये वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होगी भाई। इन दोनों का गुणनफल ही तो होता है पावर, V और I का। और कौन वैल्यू ज्यादा होगी कौन वैल्यू कम होगी, किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ टर्न पे। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, यहां पर N1 और N2 में तुमको देखने में लग रहा होगा N1 में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, N2 में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। साफ साफ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या पता चलता है हमको कि N1 जो है या नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, N2 में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, मतलब E1 यहां वैल्यू ज्यादा होगी, E2 की वैल्यू कम होगी, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का जो नामकरण होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये हमेशा सेकेंडरी के वोल्टेज के हिसाब से होता है। सेकेंडरी के वोल्टेज के हिसाब से होता है। अगर सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा है तो स्टेप अप, अगर सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से कम है तो स्टेप डाउन। समझ रहे हो ना? अगर सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी के से ज्यादा है, प्राइमरी से एज कंपेयर टू प्राइमरी, स्टेप अप। अगर सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से कम है, स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या होगा? E2 इज ग्रेटर देन E1। और स्टेप डाउन क्या होगा? E2 इज लेस देन E1। क्लियर? ठीक। तो मैंने क्या पूछा था अभी आपसे, अगर हम एक तरफ जैसे मान लीजिए हमारे पास ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, देख के लग रहा है क्योंकि यहां पर E2 की वैल्यू E1 से ज्यादा है, सॉरी कम है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इसके कम है। और हमको देख के पता चल जाएगा, अगर कोई तुमसे पूछे स्टेप अप है या स्टेप डाउन कैसे पता करोगे, तो वो तो देख के मालूम पड़ जाएगा। जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए सेकेंडरी में, अगर प्राइमरी से सेकेंडरी से नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो स्टेप डाउन, नहीं तो स्टेप अप। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा देखिए, स्टेप अप हो गया, स्टेप, हाँ क्या बता रहा, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या है, ये सारी बातें क्लियर हो गई।
हमने ये कहा कि अगर हमारा E1 I1 इक्वल टू E2 I2 है और ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर भी है और यहां पर हमारी ये कंडीशन फॉलो भी हो रही है, मैं इस डायग्राम के लिए बना रहा हूं, तो यहां पे E2 की वैल्यू E1 से कम है, यानी E2 की वैल्यू E1 से कम है, फिर भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर कैसे आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि E2 की वैल्यू E1 से जिस रेशियो में कम होगा उसी रेशियो में करंट I2 की वैल्यू I1 से ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? फर्ज करो E2 इज E1 बाई A, E1 से A टर्म्स कम है, तो I2 इज A टाइम्स ऑफ I1, ये हो जाएगा। सिंपल बात है। अब तुम चाहे तो लिख के देख लो, E1 I1 इक्वल टू E2 I2, E2 I2 की जगह वैल्यू रखो, E2 की जगह क्या हो जाएगा? E1 अपॉन A इंटू I2 की जगह क्या हो जाएगा? I1 इंटू A। देखो I2 इक्वल्स टू, थोड़ा सा गलत हो गया था, I2 इक्वल्स टू 8 है, मतलब जितना जिस रेशियो में घटेगा उसी रेशियो में इसकी करंट बढ़ेगी। कैंसिल आउट कर दो तो क्या हो गया? E1 I1। ठीक है, बात समझ में आ गई? मतलब जिस साइड की वोल्टेज जितनी कम होगी उस साइड का करंट उसी रेशियो में ज्यादा हो जाएगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन उतना ही रहेगा। अगर प्राइमरी की वोल्टेज सेकेंडरी की वोल्टेज से, अगर प्राइमरी की वोल्टेज आपकी सेकेंडरी की वोल्टेज से अगर प्राइमरी की वोल्टेज आपकी सेकेंडरी की वोल्टेज से 2 गुना है तो प्राइमरी का करंट सेकेंडरी के करंट का आधा हो जाएगा, तो 2E इंटू I/2 कट जाएगा, अगेन वही वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गई? मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ये डिसाइड करेंगे कि उधर साइड की वोल्टेज कितनी है। तो इस डायग्राम से पता चलता है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो अगर हम तुमसे पूछे कि इन दोनों में करंट किसका बड़ा है, तो जिधर की वोल्टेज कम उधर का करंट बड़ा होगा, तभी तो ये वैल्यू बनेगी। तो I2 जो है यहां पे I1 से बड़ा होगा, क्योंकि E2 यहां से E1 से छोटा है। क्लियर है? और E2 E1 से जिस रेशियो में छोटा होगा I2 I1 से उसी रेशियो में बड़ा होगा, इसलिए यहां पर पावर कंजर्व रहती है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ट्रांसफार्मर का मेनली हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं। ट्रांसफार्मर का मेनली इस्तेमाल क्या होता है? वोल्टेज के वेग को संभालने के लिए। ज्यादा है और हमको कम एरिया में देना है, मान लो सप्लाई से लेना है और घरों में देना है। अब एक घर में 220-215 वोल्ट चाहिए अगर सिंगल फेज है, तो फैक्ट्री में 440-415 ये चाहिए। ठीक है, आ रही है 11 kV लाइन, 11 kV 11,000 वोल्ट, तो क्या होगा? वहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, हाई से लेगा लो को देगा, यानी सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से कम हो जाएगा। और हमको अगर उसी तरह से अगर ज्यादा करंट ले रहे हैं और उससे भी ज्यादा बड़े एरिया में देना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तब स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। इतनी चीजें क्लियर हो गई। टर्न्स रेशियो क्लियर हो गया। टर्न्स रेशियो से पता लग जाता है कि किसकी वैल्यू ज्यादा किसकी वैल्यू कम है। आइडियल केस में क्या होता है, पावर कैसे कंजर्व होती है, नंबर ऑफ टर्न्स का क्या मतलब होता है, ये सारी बातें क्लियर हो गई आई थिंक, है ना। चलिए अब हम इसके थोड़ा सा फेजर डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। फेजर डायग्राम के बारे में बात करते हैं। फेजर डायग्राम किस चिड़िया का नाम है और होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। फेजर डायग्राम फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। क्या है फेजर डायग्राम में? देखो इसमें हम फेजर डायग्राम में सबसे पहली चीज हम रेफरेंस किसको लेके चल रहे हैं, किसको रेफरेंस मान रहे हैं, तो हम रेफरेंस मानते हैं फ्लक्स को। रेफरेंस मतलब एक्स एक्सिस, फ्लक्स फाई को। ठीक है,
फ्लक्स फाई को माना हमने, ठीक। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, फेजर डायग्राम बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि फेजर डायग्राम हम किस केस के लिए बना रहे हैं। हम ट्रांसफार्मर नो लोड के लिए बना रहे हैं या ऑन लोड के लिए बना रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फेजर डायग्राम हम किस केस के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर तो अभी हमने आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में आपको बताया था। फेजर डायग्राम के बारे में बताने से पहले एक बार ये बता दें कि ट्रांसफार्मर किस किस लोडेड कंडीशन में काम करते हैं, ठीक है। जनरली हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, एक नो लोड कंडीशन। नो लोड मतलब जिसमें लोड ना हो, नाम से पता चल रहा है, यहां लोड लगा हुआ है, लोड हटा दो, नो लोड कंडीशन, ठीक है। एक ऑन लोड कंडीशन मतलब जिसमें लोड लगा हुआ हो, बस यही दो कंडीशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन, ठीक है, एट नो लोड कंडीशन। ये आपका नो लोड कंडीशन आ गई, ठीक। जब नो लोड कंडीशन है यानी जब खुला हुआ है इधर से, तो ऑफ कोर्स करंट नहीं होगा। आपको अच्छी तरह से पता है कि करंट कब होता है, जब करंट कब होता है, जब सर्किट क्लोज होता है। जब सर्किट क्लोज ही नहीं तो करंट कैसा, बट वोल्टेज होता है, ठीक है। तो ये एरो का साइन समझ जाइए, करंट नहीं है, ये जान लीजिए बस। हम इसी डायग्राम में चेंज इसलिए कर रहे हैं ना कि आप लोगों को समझ में आ जाए। बार बार नया डायग्राम बनाएंगे, टाइम भी वेस्ट होगा। इसी डायग्राम में चेंजेस, जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती जाएगी वैसे वैसे इस डायग्राम में रिस्पेक्टिवली क्या बदलाव आएंगे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है आप देखिए, ट्रांसफार्मर में जब हमारी परमेबिलिटी इनफाइनाइट रहती है, ठीक है, तो हमें करंट की जरूरत पड़ती है इसमें फ्लक्स सेटअप करने के लिए। लेकिन जब हमारे इस साइड में लोड है ही नहीं, इस साइड कोई लोड नहीं है, जब इस साइड लोड ही नहीं है तो यहां तो पावर बन ही नहीं रही है। पावर बनने के लिए क्या चाहिए होता है, वोल्टेज और करंट, ठीक है। इधर साइड की वोल्टेज तो है बट इधर साइड की करंट नहीं, तो इधर पावर की कोई नीड ही नहीं है। जब पावर की नीड नहीं है हमें, तो हमने यहां सप्लाई तो दे दी, सर्किट भी क्लोज है, तो यहां से पावर सप्लाई जाएगी ही क्यों? पावर सप्लाई क्यों जाएगी भाई? सीधी सी बात है, हमें उधर चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो इधर सप्लाई जाएगी ही नहीं पावर की। कॉमन सेंस की बात है। हमने यहां पर मान लो एसी सप्लाई जोड़ दिया, उसकी वैल्यू है E1, क्योंकि यहां एसी जोड़ दिया इसलिए इधर E2 सेटअप होगा। कॉमन सेंस की बात है। क्यों सेटअप होगा? इसलिए क्योंकि ड्यू टू यहां सेल्फ इंडक्टेंस, यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस के थ्रू क्या फ्लक्स जनरेट हो रही है वो, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो जितना फ्लक्स प्राइमरी में सेटअप होगा पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी में सेटअप होना चाहिए। पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी में सेटअप होने के लिए पूरे के पूरे फ्लक्स को कोर के थ्रू होके जाना चाहिए, यानी कोर के थ्रू फ्लक्स का कोई पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। यहां सेटअप होगा, कोर के थ्रू जाएगा और फिर ये यहां सेटअप हो जाएगा फ्लक्स। अब यहां फ्लक्स सेटअप हो जाएगा तो यहां ईएमएफ होगा ही होगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ईएमएफ जो है, फ्लक्स जो है वो ईएमएफ के लिए जिम्मेदार होता है। अगर ये है तो ये तो बन ही जाएगा। लेकिन अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो करंट नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब आप इस चीज को देखिए ध्यान से। यहां पे फ्लक्स सेटअप हो गया, पूरा का पूरा यहां जाके यहां चला गया, ठीक है। लेकिन जब हमको यहां पावर की नीड ही नहीं है तो यहां करंट I1 तो होगा ही नहीं ना भाई। देखो, अगर E1 भी हो गया, I1 भी हो गया तो ये तो पावर बन गई। अब जब यहां पावर जा रही तो कहीं तो पावर यूज होनी चाहिए। जब पावर यहां जरूरत ही नहीं है तो यहां से पावर निकलेगी ही क्यों? क्योंकि हमने एसी सोर्स दे रखा है, इसलिए यहां पर ईएमएफ सेटअप हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहां पावर की नीड नहीं है तो यहां करंट नहीं आएगा, और करंट और वोल्टेज की मल्टीप्लीकेशन से ही पावर बनती है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? यहां पर करंट आएगा नहीं, यहां पे करंट हो नहीं सकता क्योंकि ओपन सोर्स है, ठीक है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। विदाउट करंट इनफाइनाइट, अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट परमेबिलिटी के लिए फ्लक्स सेटअप कैसे हो रहा है? यह क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। जिसका आंसर आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। इतनी देर से पढ़ा रहा हूं ना, आपने भी तो कुछ ज्ञान अर्जन किया होगा। इसके हिसाब से बताइए कि इधर प्राइमरी में करंट है नहीं, सेकेंडरी ओपन है, करंट हो नहीं सकती है। फ्लक्स सेटअप करने के लिए करंट की आवश्यकता है, तो फिर ये करंट आ कहां से रहा है?
ठीक है, चलिए तो क्या क्या है इसके अंदर, E1 है, E2 है, सिंपल। हमें फेजर डायग्राम बनाना है। फेजर डायग्राम में हमको E1 प्राइमरी का ईएमएफ, सेकेंडरी का ईएमएफ, प्राइमरी का वोल्टेज, सेकेंडरी का वोल्टेज, प्राइमरी की करंट, सेकेंडरी की करंट, सब कुछ बनाना होता है। बात समझ में आ रही है? अब यहां देखो प्राइमरी का ईएमएफ, सेकेंडरी का ईएमएफ, ठीक। अब हम देखो हम लोगों ने जो फॉर्मूला अभी यूज किया था वो क्या था, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅dt, अभी यूज किया था। अभी हमने जब निकाला था तो E1 इक्वल्स टू क्या निकला था, ओमेगा क्या था, साइन ओमेगा टी, ओमेगा फाई एम कॉस ओमेगा टी, ये n था नंबर ऑफ टर्न्स, n तो कांस्टेंट है, मान लो एक है, क्या फर्क पड़ता है, n एक कांस्टेंट है, फिलहाल हमको इससे मतलब है। E1 के साथ कॉस का टर्म था और फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी। फाई जो है साइन का कंटेंट है और जो आपका ईएमएफ है वो कॉस का कंटेंट है, और कॉस साइन से क्या होता है, 90 डिग्री लीड करता है, 90 डिग्री लीड करता है, ठीक है। कैसे लीड करता है भैया, देख लो, ये यहां पे साइन का कर्व है, यहां कॉस का कर्व है, साइन 0 से स्टार्ट होता है, कॉस वही 90 से स्टार्ट होता है, सॉरी अच्छे से बनाओ, 90 से, तो जहां पे साइन 0 से शुरू होता है वहां कॉस 90 डिग्री से स्टार्ट होता है, तो कॉस हमेशा 90 डिग्री लीडिंग होता है। तो अगर फ्लक्स फाई साइन का कंपोनेंट है तो जो ईएमएफ है वो क्या है, कॉस का कंपोनेंट है, तो 90 डिग्री लीड करने का मतलब क्या, 90 डिग्री ऐसे जाएगा। कोई भी चीज अगर आपके फेजर में लीड करती है तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाती है, अगर लैग करती है तो क्लॉकवाइज जाती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो फाई अगर हमने रेफरेंस ले रखा है, रेफरेंस मतलब हम इसके रिस्पेक्ट में हर चीज देख रहे हैं, इसे चेंज नहीं करेंगे। तो फाई अगर हमारा रेफरेंस है तो जो ईएमएफ है हमारा, चाहे कहीं का भी हो, E1 हो या E2 हो, ठीक है, वो 90 डिग्री से लीड करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो हम लोग जरा अच्छे से बनाए, बढ़िया से एकदम। ये हमारा खूबसूरत सा φ1, नॉट φ1, ओनली फाई, फ्लक्स नॉट प्राइमरी नॉट सेकेंडरी, जस्ट फाई, ठीक है। E1 हमारा क्या हो जाएगा भैया, E1 होगा हमारा, ये क्या होगा, E1 90 डिग्री लीड करेगा, क्यों करेगा अभी बताया, ठीक है। E2 हमारा क्या होगा, E2, अब ये देखो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, तो E1 से E2 की संख्या क्या हो जाएगी, E2 हमेशा E1 से कम है, हमेशा नहीं, सॉरी, इस डायग्राम के लिए, जो इस डायग्राम में हम समझा रहे हैं, चूंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, E2 इज लेस देन E1, इसलिए E2 जो है वो इससे थोड़ा कम होगा। बात समझ आ रही है, क्लियर है, बस यही है, क्लियर। एक डायग्राम तो आपका ये बनता है, E1 और E2 दोनों के दोनों सेम फेज में हैं और इससे 90 डिग्री लीड कर रहे हैं। एक क्या होता है, यहां पर देखिए E1 की वजह से फ्लक्स है, यहां पे इस फ्लक्स की वजह से यहां पर E2 है, ये जो है ये सेल्फ इंडक्टेंस है, ये जो है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल क्यों, ये खुद नहीं हुआ है, इसकी वजह से ये हुआ है, इसलिए यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, यहां सेल्फ इंडक्टेंस होता है। क्योंकि इसकी वजह से ये हुआ है तो फेज डिग्री 90 डिग्री शिफ्ट करके नीचे चली जाती है, ठीक है। हालांकि आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि फेजर डायग्राम और नो लोड के केस में E1 और E2 ये होता है, दोनों एक डायरेक्शन में होंगे और फाई इसके साथ 90 डिग्री लैग करेगा, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है, कोई दिक्कत तो नहीं, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन आपके बुक्स में माइट बी पॉसिबल क्या डायग्राम बना हो सकता है, वो ये होगा, उसका भी मतलब समझा देता हूं क्या होता है, कि आपका ये फाई है, ठीक है, आपका जो ये E1 है, ठीक है, E1 की वजह से ऑपोजिट साइड में E2 है, इसीलिए इधर नीचे E2 होता है, नीचे होता है, इसका एरो बड़ा होगा, इसका एरो कम हो, छोटा होगा, क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है और फेजर डायग्राम में जिसका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा बड़ा होता है उसका एरो उतना ज्यादा बड़ा होता है। यहां E1 बड़ा है E2 से, इसलिए E1 का साइज बड़ा है, E2 का साइज छोटा है, तो ये डायग्राम भी बनता है, ठीक है। दोनों होते हैं, बोथ आर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हो सकता है बुक में आपको इसको फॉलो किया गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
तो ये आज हमारी बात हुई आइडियल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड पे। ठीक है, हमने आज के पूरे दिन के अंदर सारी चीजें जो चर्चा की हैं वो आपके सामने हैं। आइडियल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड विथ फेजर डायग्राम, टर्न्स रेशियो, ठीक है, लॉस इसमें होते नहीं है तो लॉस की तो बात ही नहीं की गई। ठीक है, ये सारी चीजें खत्म हो गई। कल हम बात करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन लोड पे, आगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पे। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अटैच विथ यूनिवर्सिटी एकेडमिया। मैं विकास कुमार सिंह आप लोगों का इस लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूं। नमस्कार।